गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं राजकीय इंटर कॉलेज नागरिक शास्त्र मुख्य परीक्षा। ठीक है, मुख्य परीक्षा का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। और देखिए, इसमें हम लोगों ने अब तक जो 3 अक्टूबर का ये पूरा प्लान था, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। देखिए, जो पूरा सिलेबस है उसमें देखेंगे आप तो पार्ट ए और पार्ट बी है, खंड क और खंड ख। तो हमने जो ये वाला एक बॉक्स है, इसमें खंड क के सिलेबस को रखा है, और ये जो नीचे वाला बॉक्स है, इसमें जो पॉलिटी वाला स्पेशली पोर्शन है जो पार्ट बी का, उसको रखा गया है। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद ये जो 10 अक्टूबर का था, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, अब नेक्स्ट वीक ये जो हमारा चल रहा है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है संप्रभुता, शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव, कानून, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। ठीक है, संविधान का अर्थ, प्रकार एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट ए का हो गया। और पार्ट बी में संघीय सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि और राज्य सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो देखिए, हमने क्या किया है, सिलेबस को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बनाया है। तो इसमें संघीय सरकार को हमने लिया है, और उसी से संबंधित चूँकि राज्य सरकार भी होता है, तो इसलिए इसको भी हमने एक साथ रख लिया है, ताकि हम एक ही साथ इन सभी चीज़ों को पढ़ सके आसानी से, कम समय में। चूँकि हमारे पास कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो निर्धारित है 19 दिसंबर को। आपका ये मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत कम समय है। तो इसलिए हमको एक प्लानिंग के साथ हम लोगों को अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, और आंसर की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। तो ये पूरा हमने प्लान बना दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे इस टेस्ट सीरीज प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा डे 12 चल रहा है सेकेंड वीक का, तो इसमें आज का हमारा क्वेश्चन है संप्रभुता क्या है। ठीक है, संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के परंपरागत एवं बहुलवादी, ये शायद ये बहुलवादी है, बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो चूंकि ये जो यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन शब्द जुड़ा हुआ है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में बता दिया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या होता है, हमें प्रॉज और कॉन्स दोनों लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स देने होते हैं और उसके अगेंस्ट में भी देने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी पीसीएस 2015 में, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो देखिए, 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 19 में बस उसी में थोड़ा सा एक पार्ट जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो चलिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन में जितने पार्ट होते हैं उसको अच्छे से डिवाइड कर लिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स देने होते हैं क्वेश्चंस को, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला तो पार्ट है कि संप्रभुता क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संप्रभुता के बारे में लिखना है। इसके बाद है संप्रभुता के परंपरागत। तो एक इस पे संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांतों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, और इसमें बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो 3 पार्ट में बटा है, तीनों को आपको इक्वली जो है इम्पोर्टेंस देते हुए आपको इन बातों को डिस्कस करना है, तभी आपको इस क्वेश्चन में पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने केवल संप्रभुता लिखा, संप्रभुता के परंपरागत आपने लिख दिया। ठीक है, अगर आपने बहुलवादी नहीं लिखा है तो जो आपका, अगर जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, तो आपके 10 मार्क्स तो इधर से ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। स्वतंत्रता क्या है, संप्रभुता क्या है, सबसे पहले इसको अच्छे से बताना है। फिर संप्रभुता के जो परंपरागत सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखते हैं, जो परंपरागत सिद्धांत है। इसके बाद बहुलवादी सिद्धांत है, उसका भी आपको क्या करना है, प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो 2, 2, 4 और 1, 5 भागों में आपका क्वेश्चन बट गया। तो 5 भागों में बट गया, तो 5 × 25 आपका, इस तरह से आप मास को समझ लीजिए कि डिवाइड कर लीजिए। ठीक है,
तो आपका संप्रभुता पे आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके जो परंपरागत के जो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे इसमें 5-5 10 अंक हो गए, और बहुलवादी सिद्धांत के जो आप प्रॉज एंड कॉन्स लिखेंगे उसमें 5 और 5 10 नंबर। तो इस तरह से 25 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस वाले जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें केवल बहुलवादी सिद्धांत की बात की गई है, तो आपको केवल बहुलवादी सिद्धांत की बात कर देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मान लीजिए 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो 25 में। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन भी 25 में पूछा जा सकता है। तो जब 25 में पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत की बात की गई है तो इसमें भी आप सबसे पहले थोड़ा सा संप्रभुता के बारे में बता दीजिए, फिर आप बहुलवादी सिद्धांत के बारे में बताइए और इसके प्रॉज और कॉन्स को लिखिए, फिर लास्ट में क्या करिए, आप कंक्लूजन लिख के इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए देखिए हम इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि प्रभु सत्ता क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए मैं चूँकि इंट्रोडक्शन में आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर कैसे लिखा जाए, तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे देखिए 2 आपके सामने मैंने एग्जाम्पल पेश किया है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि प्रभु सत्ता यानी कि संप्रभुता का अंग्रेजी पर्याय क्या है, सॉवरेनिटी है। ठीक है, और जो इंग्लिश का वर्ड है सॉवरेनिटी, ये लैटिन भाषा के सुपर और एनस से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, 1576 में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक ज्या बोदा ने अपनी कीर्ति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में प्रभु सत्ता का विचार दिया, अतः बोदा को प्रभु सत्ता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इतना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। ठीक है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है जिसके अधीन राज्य के सभी व्यक्ति, संस्थाएं तथा समुदाय होते हैं। ठीक है, और ये संप्रभुता अन्य शक्ति के अधीनस्थ नहीं है। संप्रभुता जो है अन्य शक्ति के अधीनस्थ नहीं है, न तो राज्य की सीमा के बाहर और न तो राज्य की सीमा के अंदर ही कोई ऐसी शक्ति है जो नियंत्रित एवं सीमित कर सके किसको, संप्रभुता को। ठीक है, तो इस तरह से आप संप्रभुता की डिफिनीशन लिख सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। ठीक है, जिसके अधीन राज्य के सभी व्यक्ति, संस्थाएं तथा समुदाय होते हैं। ठीक है, जो संप्रभुता है किसी भी शक्ति के, अन्य किसी भी शक्ति के अधीनस्थ नहीं है, न तो राज्य की सीमा के बाहर और न तो राज्य की सीमा के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो संप्रभुता को नियंत्रित एवं सीमित कर सके। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों मत लिखिएगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ बेहतर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक आइडिया आपको दिया जा रहा है, इस तरह से आप अपने विचारों को लिखने की कोशिश करें, उस पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत की अवधारणा ऑस्टिन द्वारा अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्यक्त की गई, जिसने संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषता बताई है। चूँकि प्रश्न में दिया गया था कि संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो परंपरागत सिद्धांत है इसके बारे में आप बता दीजिए। तो देखिए बता रहे हैं तो सबसे पहले तो विशेषता बताएंगे और उसके बाद उसकी कुछ आलोचना बताएंगे, तो ये आपका पोर्शन परंपरागत वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इन्होंने कुछ इसकी विशेषता बताई है। तो संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, ऑस्टिन के द्वारा, और कहाँ दी गई, अपनी बुक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, और जिसने संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, क्या बताई हैं, संप्रभुता स्वतंत्र राजनैतिक समाज का अनिवार्य गुण है। संप्रभुता क्या है, स्वतंत्र राजनैतिक समाज का अनिवार्य गुण है। संप्रभुता निश्चित रूप से मानव समूह के हाथ में रहता है। ठीक है, और लिख सकते हैं कि समाज का बहुसंख्यक भाग संप्रभुता के आदेश का पालन करता है। ठीक है, जिससे राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका कम रहती है। ठीक है, संप्रभु की आज्ञा का पालन जनता स्वभावतः करेगी। संप्रभु किसी उच्चतर अधिकारी की आज्ञा का पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं होगा। जो संप्रभु होगा किसी उच्चतर अधिकारी की आज्ञा का पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं होगा, अर्थात संप्रभु सर्वोच्च होगा, यानी कि उससे ऊंचा कोई नहीं होगा, उच्चतर नहीं होगा जिसकी आज्ञा का वो पालन करें। संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभुता अविभाज्य, अदेय तथा असीमित है। संप्रभुता क्या है, अविभाज्य है, अदेय है,
असीमित है, संप्रभुता अस्थायी और सर्वव्यापक है। तो ये जो है आपकी संप्रभुता की विशेषता हो गई, ठीक है, ऑस्टिन के अनुसार। यानी कि अगर हम देखें एकलवादी परिप्रेक्ष्य में तो ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। अब इसकी आलोचना हम लोग देख लेते हैं। तो संप्रभुता के लिए निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या मानव समूह खोज पाना कठिन है, ठीक है। इसकी आलोचना किस आधार पर की गई कि अगर संप्रभुता की बात की जाए तो इसके लिए कोई एक निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या मानव समूह खोज पाना कठिन है, ठीक है। और ऑस्टिन द्वारा निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा लोक प्रभुता की अवहेलना है। जैसे लोक प्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, जैसा कि आज के प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाए तो जैसे हमारे जो राष्ट्र का प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, तो क्या है, लोक प्रभुता है, तो इसकी क्या है, ये अवहेलना है। संप्रभुता के आदेश को कानून मानना न्यायाधीशों, ठीक है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का उल्लंघन है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का उल्लंघन है अगर आप संप्रभुता के आदेश को कानून मानते हैं तो, क्योंकि कानून की व्याख्या कौन करेगा, न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। चलिए, वर्तमान समय में संप्रभुता अनेक संस्थाओं एवं शक्तियों में विभाजित है। संप्रभुता की अगर बात की जाए तो अनेक शक्तियों और संस्थाओं में ये विभाजित है, ठीक है। आधुनिक युग में संप्रभुता पूर्ण एवं असीमित कभी नहीं हो सकता। आधुनिक युग की अगर बात की जाए, ठीक है, तो संप्रभुता पूर्ण रूप से पूर्ण एवं असीमित कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आज की जो वर्तमान जो दौर चल रहा है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, जहाँ पे प्रजा संप्रभु होती है, ठीक है, लोक संप्रभु होता है। तो लोक प्रभुता की भावना लोकप्रिय है, तो इसलिए आधुनिक युग में संप्रभुता जो है पूर्ण एवं असीमित कभी भी नहीं हो सकती है। तो चलिए, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा देखते हैं, ठीक है। तो जो बहुलवादी अवधारणा है वो ऑस्टिन की एकात्मक या परंपरागत संप्रभुता के आलोचना स्वरूप बहुलवादियों के द्वारा, ठीक है, संप्रभुता की बहुलवादी धारणा का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। तो जो बहुलवादी धारणा है वो ऑस्टिन की एकात्मक या परंपरागत संप्रभुता के विरोध में आता है, ठीक है। और जो बहुलवादी थे, बहुलवादियों ने संप्रभुता के असीमित, निरंकुश एवं अविभाज्य सिद्धांत का प्रबल विरोध किया है, ठीक है। किस तरह से किया है, इसकी जो असीमित है, निरंकुश और अविभाज्य सिद्धांत है, इसका विरोध किया गया है। बहुलवादियों के अनुसार आधुनिक युग में राज्य के कार्य क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है, ठीक है। राज्य के कार्य क्षेत्र में जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो रही है आधुनिक युग में, तो इससे क्या हुआ है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है, जिससे राज्य के शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया है, ठीक है। राज्य की शक्ति का क्या हुआ है, जैसे राज्य के कार्य बढ़े हैं तो इसकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सर्वोच्च संस्थाओं का जन्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आप यूएनओ की बात करें, ठीक है, तो क्या है, इसके अलावा भी कई सारे सर्वोच्च संस्थाओं का जन्म हुआ है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, संस्था या राज्य में केंद्रित न होकर अनेक संस्थाओं में भी केंद्रित हो गया है। तो इस तरह से जो बहुलवादी हैं वो ऑस्टिन का जो एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत है उसके विरोध में, ठीक है, ये जो बहुलवादी विचारधारा है ये उत्पन्न होती है। अब इसकी ही आलोचना हम लोग देख लेते हैं। जो बहुलवादी विचारधारा, इसकी आलोचना किस आधार पर की गई, तो बहुलवादी सिद्धांतकार संप्रभुता के अद्वैतकार सिद्धांत को सही ढंग से नहीं समझ पाए, ठीक है। ये समझ नहीं पाए क्योंकि हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन आदि विचारकों ने राज्य की वास्तविक शक्ति को सीमित माना है। जो राज्य की वास्तविक शक्ति है इसको हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, ये जो विचारक है, इन लोगों ने इसकी जो वास्तविक शक्ति है उसको सीमित माना है, ठीक है। तो ये जो बहुलवादी विचारक हैं इन्होंने संप्रभुता के जो अद्वैतकार सिद्धांत है इसको ये समझ नहीं पाए। अगर संप्रभुता का विभाजन कर दिया जाए तो समाज में अशांति एवं क्रांति के द्वारा राज्य समाप्त हो जाएगा। जैसा कि बहुलवादी कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो राज्य में केंद्रित न होकर के, जैसे ये राज्य को भी, जो राज्य के अंदर जो अन्य समुदाय हैं उन समुदायों की तरह एक समुदाय मानते हैं। तो इनका कहना है कि जैसे राज्य है वो भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, तो इस तरह से जो संप्रभुता होनी चाहिए उन सभी समुदायों में भी विभाजित होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से संप्रभुता का विभाजन कर दिया जाए तो समाज में क्या हो जाएगा,
अशांति हो जाएगी, कोई सुपर पावर नहीं होगा और क्रांति के द्वारा राज्य समाप्त हो जाएगा। इतिहास बताता है, थर्ड पॉइंट है कि इतिहास बताता है कि संप्रभुता को आगे बढ़ाने में शक्तिशाली राज्य का मुख्य हाथ रहा है। तो इस तरह से भी इसकी आलोचना हुई है। कानून के पीछे भी राज्य की शक्ति होती है। जो कानून होता है, कानून सबसे पहले संसद में पारित किया जाता है, और संसद कौन होता है? संसद में अगर भारत की बात की जाए तो जो संसद के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। तो कानून के पीछे भी किसकी शक्ति होती है? राज्य की शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रत्येक राज्य जब किसी संगठन का सदस्य बनता है तो वह अपनी स्वेच्छा से बनता है और अलग होता है। वह स्वेच्छा से आदेशों एवं नियमों का पालन करता है। तो जैसा कि बहुलवादी मानते थे कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो इस तरह से जो सत्ता है वो सर्वोच्च नहीं हो सकती है, संप्रभु नहीं हो सकती है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें जब भी कोई कंट्री उसका सदस्य बनता है तो अपनी स्वेच्छा से बनता है और उससे स्वेच्छा से अलग हो सकता है। यानी कि वो इस मामले में संप्रभु है, इस डिसीजन को लेने में, और स्वेच्छा से ही उसके आदेशों और नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना हुई। तो अगर हम इन सभी आलोचनाओं की बात करें तो इन सभी आलोचनाओं के बाद भी बहुलवादियों ने व्यक्ति की गरिमा एवं महत्व को समझा। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता के लिए ही राज्य की प्रभुता को सीमित करना चाहते थे। जो बहुलवादी थे ये राज्य को सीमित क्यों करना चाहते थे? क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा को इन्होंने समझा, व्यक्ति के महत्व को समझा और उनकी स्वतंत्रता के लिए राज्य की प्रभुता को सीमित करना चाहते थे। बहुलवादियों ने लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में अधिकतर राज्य अपनी प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखकर आज लोकतांत्रिक ढंग से अपनी शासन व्यवस्था चला रहे हैं। तो इस तरह से कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन दोस्तों हमेशा बहुत कम शब्दों में लिखने की कोशिश किया करें, कंक्लूजन को बहुत लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संप्रभुता की परिभाषा देनी है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है? सार्वजनिक संप्रभुता, जिसे आप लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं, की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझा करें। ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? संप्रभुता को परिभाषित कर देना है। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में संप्रभुता के लिए ये बताया था कि जो प्रभुसत्ता है, संप्रभुता है, अंग्रेजी पर्याय सॉवरेनिटी जो इंग्लिश वर्ड है वो लैटिन भाषा के सुपर एनस से बना है, जिसका तात्पर्य है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो इसमें आप बता दीजिए कि 1576 में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक ज्या बोदा ने अपनी कीर्ति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में प्रभुसत्ता का विचार दिया। अतः बोदा को प्रभुसत्ता का जनक कहा जाता है। ठीक है, और आगे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रभुसत्ता है, ठीक है, देखिए 1648 में वेस्टफेलिया में विभिन्न यूरोपीय राजाओं का सम्मेलन हुआ। यहाँ राजाओं ने स्वतंत्र निर्णय लिए जिससे दो विचार उभरे। ठीक है, कौन से दो विचार उभरे? एक तो राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ, ठीक है, तथा प्रभुसत्ता के व्यवहारिक रूप का जन्म हुआ। एक राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ और एक प्रभुसत्ता के व्यवहारिक रूप का जन्म हुआ। बिलोबी का स्टेटमेंट है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, देखिए एक कोट जरूर आप किसी न किसी राइटर का दे दिया करिए जब भी परिभाषा आप लिखा करिए। ठीक है, तो बिलोबी का स्टेटमेंट है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो प्रभुसत्ता के दो आयाम है, एक तो आंतरिक प्रभुसत्ता और दूसरा है बाह्य प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता क्या है? इसका तात्पर्य है कि राज्य अपने नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। ठीक है, राज्य जो है अपने नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। राज्य के भीतर उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यानी कि राज्य के भीतर उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। राज्य जो है नियंत्रणाधीन क्षेत्र के सभी व्यक्ति व संस्थाएं पूर्णतः राज्य के अधीन, यानी कि राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं, जितनी भी संस्थाएं आती हैं वो राज्य के अधीन है। राज्य का कानून सबसे ऊपर है। तो ये हो गया आंतरिक प्रभुसत्ता, यानी कि सीधे सीधे ये समझिए कि राज्य के नियंत्रण के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं या संस्थाएं जो आते हैं वो सब जो है क्या है? राज्य के अधीन है और राज्य का कानून सबसे ऊपर है। बाह्य प्रभुसत्ता की बात की जाए तो इस विचार के जनक कौन है? हागो ग्रेसियस हैं। देखिए यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका निहितार्थ है कि राज्य किसी विदेशी आधिपत्य के नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
आंतरिक प्रभुसत्ता, बाह्य प्रभुसत्ता हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रभुसत्ता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी विशेषता है सर्वोच्चता, यानी कि प्रभुसत्ता सर्वोच्च है। पूर्णता यानी कि एब्सोल्यूटनेस है, कंप्लीट है, अपने आप में एब्सोल्यूट है, ठीक है। सार्वभौमता यानी कि नियंत्रणाधीन क्षेत्र में सब पर, इसके नियंत्रण में, जैसे हम लोगों ने आंतरिक संप्रभुता देखा, इसके नियंत्रण में जो भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन आते हैं वो सब पर इसका जो है रूल लागू होता है। अदेयता यानी कि किसी को दिया नहीं जा सकता। अस्थायित्व का मतलब ये क्या है, परमानेंट है, ये अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई रूप से। अविभाज्यता, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये प्रभुसत्ता की विशेषता हो गई, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ था कि सार्वजनिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता यानी कि इसे हम लोग अप्रिय संप्रभुता कहते हैं, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। तो आप लोगों ने रूसो के बारे में जब पढ़ा था, ठीक है, तो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले जो सार्वजनिक संप्रभुता का जो विचार है वो रूसो का दिया हुआ है, ठीक है। कब दिया था ये, रूसो का टाइमलाइन तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं। तो सार्वजनिक संप्रभुता रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। अगर आप इस बात को मेंशन नहीं करते हैं तो ये आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। रूसो सामाजिक अनुबंध से उत्पन्न राज्य की संप्रभुता यानी कि सामान्य इच्छा में निहित मानता है, ठीक है। जो इसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, उससे जो राज्य उत्पन्न होता है उसकी जो संप्रभुता है वो सामान्य इच्छा में निहित मानता है। उसके अनुसार सामान्य इच्छा किसी समुदाय के सभी सदस्यों की तात्विक इच्छा को व्यक्त करता है, अर्थात यहाँ आकर वे अपने तात्कालिक स्वार्थ को भूल जाते हैं, ठीक है, अपने तात्कालिक स्वार्थ को भूल जाते हैं और पूरे समुदाय को अस्थायी हित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने लगते हैं, ठीक है। तो रूसो ने संप्रभुता को निश्चयात्मक माना, क्योंकि सामान्य इच्छा जो है वो समुदाय के सदस्यों की सच्ची इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। जो सामान्य इच्छा है वो समुदाय के सदस्यों की सच्ची इच्छा को प्रतिबिंबित करती है, एवं जब उनकी परस्पर विरोधी और स्वार्थपरक इच्छाएं मिट जाती हैं तभी सामान्य इच्छा का जन्म होता है, ठीक है। तो अगर हम सीधा सीधा सिंपल भाषा में कहें, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो सामान्य इच्छा है वो क्या है, ये लोक कल्याण की भावना है, ठीक है, सबके हित की भावना, यानी कि स्वार्थ की भावना को हटा दीजिए, ठीक है। तो इसी कारण रूसो ने सामान्य इच्छा को व्यक्त करने वाली लोकप्रिय संप्रभुता को अविभाज्य माना। रूसो ने मूलतः दो कारणों से लोकप्रिय संप्रभुता की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। वो कौन से दो कारण हैं? पहला है संप्रभुता का आधार सामान्य इच्छा या सार्वजनिक इच्छा है, ठीक है, जो संप्रभुता का आधार है वो सामान्य इच्छा या सार्वजनिक इच्छा है। एवं दूसरा संप्रभुता का ध्येय जन कल्याण है, ठीक है। तो जो संप्रभुता का सिद्धांत है, संप्रभुता का जो सिद्धांत है, सार्वजनिक संप्रभुता का जो सिद्धांत है, उचित अनुचित के निर्णय के लिए किसी उच्चतर कानून जैसे कि प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, धार्मिक उपदेश आदि का सहारा न लेकर संगठित जनशक्ति को ही विवेक का आधार मानता है, ठीक है। सार्वजनिक मताधिकार विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और पारदर्शी न्याय व्यवस्था आदि सार्वजनिक संप्रभुता के लिए अति आवश्यक है। तो सार्वजनिक संप्रभुता के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण, ठीक है, एवं पारदर्शी न्याय व्यवस्था आदि सार्वजनिक संप्रभुता के लिए अति आवश्यक है। चूँकि शासक वर्ग को नियमित अंतरालों पर बार बार चुनाव का सामना करना पड़ता है, अतः वह लोकमत की उपेक्षा नहीं करना चाहेगा, ठीक है। वह तभी तक संप्रभुता का उपयोग कर सकेगा जब तक उसे सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त होगा। तो वस्तुतः अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन हो गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि सार्वजनिक संप्रभुता का सिद्धांत संप्रभुता की कानूनी संकल्पनाओं को नैतिक व दार्शनिक आधार प्रदान करता है। तो वस्तुतः जो सार्वजनिक संप्रभुता का सिद्धांत है, ठीक है, संप्रभुता की कानूनी संकल्पना को नैतिक व दार्शनिक आधार प्रदान करता है। देखिए एक ये मॉडल आंसर हो गया आपके लिए, आप इससे भी बेहतर आंसर लिख सकते हैं। देखिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत जब हम लोगों ने रूसो को पढ़ा था तो उसमें और अच्छे से समझा था, तो आप वहाँ से भी
वहाँ से भी आप पॉइंट्स लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। एक सिंपल सा मॉडल आंसर आपको देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ये सर्वोत्तम नहीं है, एक सिंपल सा है, आप इससे भी बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो आप जितना अच्छा बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखने का प्रयास करें और लगातार लिखें, निरंतर लिखें और डेली जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उसका आंसर आप ज़रूर लिखें। आप जब निरंतर लिखेंगे तभी आपकी जो लेखनी है, जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। और कभी भी किसी की राइटिंग स्किल परफेक्ट नहीं होती है, कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश होती है और ये तभी परफेक्ट होगी जब आप लगातार लिखेंगे। अगर आप ये सोचें कि आप पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में जाके सीधे लिख देंगे तो आप कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। आपको लिखना है, आप गलत लिखें सही लिखें, क्या लिख रहे हैं इसको आप बिल्कुल भी मत सोचिए। एक बार अपनी बुक से पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। थैंक यू गाइज। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।